नमस्कार दोस्तों, स्वागत है न्यूज़पेपर डिस्कशन के इस कार्यक्रम में। आज की तारीख है 10 जनवरी और आज की पहली खबर है महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 6,000 से 12,000 करने की तैयारी। दोस्तों ये खबर क्या है, इसको थोड़ा सा डीप में जाकर डिस्कस करते हैं। तो पहले तो इसमें हम ये देखते हैं कि किसान सम्मान निधि क्या होती है। पिछली बार जो चुनाव हुए उससे पहले एक बजट पेश हुआ। चुनाव से पहले जो बजट पेश होता है उसे बोलते हैं इंटरिम बजट या अंतरिम बजट। अंतरिम बजट के दौरान ही किसान सम्मान निधि ये योजना आई थी। इसके द्वारा किसी भी किसान को सालाना 6,000 रुपया मिनिमम आय के रूप में देने का प्रावधान है, मतलब महीने का 500 रुपया। तो ये सम्मान निधि देना 1 फरवरी 2019 को ये स्कीम आई थी और इस बार क्योंकि फिर से वही गवर्नमेंट है तो उसी का एक्सटेंशन इन्होंने प्लान किया है। अब क्योंकि ये अंतरिम बजट के लिए पहले कयास लगाए जाते हैं वो है, तो कंफर्म नहीं है। अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा तो उसमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या उन्होंने 6,000 की जगह 12,000 कर दिया है सम्मान निधि को या नहीं। तो और ये भी महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक जब ये ऐसा बोलते हैं तो एक तरह से ये जेंडर बजट जैसा है कि एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए उन्होंने ये प्लान किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश जहाँ पर लगभग 26 करोड़ किसान हैं उसमें से सिर्फ 13% महिलाएं ही ऐसी है जिनके पास ज़मीन है। दोस्तों किसानी करना अलग बात है, किसान कहलाना अलग बात है। अगर आपके पास ज़मीन है, उस पर खेती की जा रही है तो आप किसान कहलाते हैं। लेकिन अधिकांश किसान ऐसे हैं जो टेनेंट हैं, जो एक तरह से किराए पे खेतों पे किसानी कर रहे हैं। मतलब जो किसानी कर रहे हैं वो लोग अलग हैं और उस खेत के मालिक हैं वो अलग हैं। तो ऐसी जो भी किसानों से रिलेटेड स्कीम्स आती हैं उसका फ़ायदा तो उनको जाता है जो उसके मालिक हैं, और असल में जो पात्र हैं, जो किसान हैं, वो इस फ़ायदे से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों ये एक इशू है जिस पर गहन अध्ययन मंथन होना चाहिए, लेकिन आज का जो ये न्यूज़ है उसका ये विषय नहीं है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो आज का विषय ये है कि किसान सम्मान निधि। तो किसान सम्मान निधि महिलाओं के लिए बढ़ाई जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही था, किसान सम्मान निधि क्या है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं अंतरिम बजट क्या होता है। बजट क्या होता है कि किसी भी साल, मतलब आने वाले साल के लिए सरकार कैसे, किस मद में, किस सेक्टर में कितना खर्च करेगी और वो खर्च करने के लिए पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। इसको एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, कहाँ से मतलब रेवेन्यू कहाँ से होता है, अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और बहुत सारे हम कहीं से कर्ज वगैरह लेते हैं, तो ये हमारे आवक है। और जाएगा कहाँ पे, तो हम सोशल स्कीम्स पे कितना खर्च करेंगे, एग्रीकल्चर पे कितना, डिफेंस पे कितना खर्च करेंगे, एजुकेशन पे कितना करेंगे, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर और इनकम का एक डॉक्यूमेंट से एक पुलिंदा है जो एक रोड मैप की तरह काम करता है, जो बताता है सरकार को कि उन्हें इस मद पे इतना खर्च करना है। और ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत होता है कि जिस सेक्टर को जितना फोकस करना होता है इस हिसाब से बजट एलोकेट किया जाता है। दोस्तों बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक के खर्चों का पूरा विवरण होता है। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट का मेंशन किया गया है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 116 में वॉट ऑन अकाउंट नाम से एक और प्रोविज़न है, वो अंतरिम बजट से संबंधित है, इसलिए हम उसकी भी बात कर लेते हैं। अंतरिम बजट में क्या होता है कि बजट तो हमने देख लिया कि आने वाले साल का पूरा डिटेल्स है, खर्चा और इनकम का। लेकिन अंतरिम बजट में हम पूरे खर्चे की बात नहीं करते, बड़े फैसले नहीं लेते, बड़े टैक्सेशन नहीं होते उसमें, या बड़ी कोई स्कीम नहीं होती है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी व्यवस्था है, जब तक सरकार है तब तक के लिए, क्योंकि चुनाव होंगे, सरकार जाएगी, दूसरी आएगी, उसके बीच का एक जो गैप है उसके लिए अंतरिम बजट होता है। वोट ऑन अकाउंट्स में क्या होता है, पार्लियामेंट में डिटेल डिस्कशन नहीं होते, एक सामान्य प्रोसेस के द्वारा, एक इस प्रोविज़न के द्वारा, आर्टिकल 116 में वोट ऑन अकाउंट है, उसके द्वारा कंसोलिडेटेड फंड, भारत की जो संचित निधि है उससे जो ज़रूरी सेवाएं हैं, जैसे सैलरी है, पेंशन है, या कोई इमरजेंसी कंडीशन के लिए खर्च के लिए वहाँ से पैसे निकालने का प्रावधान होता है। फिर दूसरी गवर्नमेंट जब बन जाएगी तब वो अपना फुल बजट पेश करेगी। और ऐसा ये अपवाद वाली कंडीशन है, चुनाव वर्ष में ऐसा होता है, क्योंकि चुनाव वर्ष में जो बजट की साइकिल है वो इंटरप्ट हो जाती है। अदरवाइज तो ये पूरा प्रोसेस है, 1 फरवरी को बजट आएगा, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ अंतरिम बजट क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसमें ये क्या एंगल है कि महिलाओं के लिए विशेष इसमें प्रावधान है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि वर्क फोर्स की, तो महिला वर्क फोर्स बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे देश में एक स्कीम चल रही है, एक प्रोग्राम है मनरेगा,
उसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 60% है। वर्कफोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो एक तरफ तो ये माना जाता है कि महिलाएं हैं, उनको अवसर ज़्यादा नहीं मिलते। ये बात ज़रूर है कि सर्विस सेक्टर में या ऐसे जो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ है उसमें नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी बात, एक चौंकाने वाला इफेक्ट ये भी है कि हम बात करते हैं चुनावों की, तो चुनावों में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज़बरदस्त रही है और ये आंकड़े सरकार को अवेलेबल हो जाते हैं। इन आंकड़ों का फ़ायदा उठाकर ही ऐसी स्कीमें लाई जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव से प्रेरित ये निर्णय है। अगर चुनाव से प्रेरित भी है तो अल्टीमेटली हो तो अच्छा रहा है ना। जो एक वंचित वर्ग है, महिला जैसी जो एक वर्ग है, उसके लिए जिन्होंने आज तक नहीं सोचा, लोगों ने बहुत, अभी सरकारें कब से बनती हुई आ रही है, लेकिन अगर इनको फोकस किया जा रहा है, भले ही ये चुनाव में उनके पार्टिसिपेशन को लेकर किया जा रहे हो, लेकिन अगर उनको ध्यान में रखा जाता है तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा परिवर्तन है। तो हम इसको चुनाव से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत बढ़ रहा है। 2024 में लगभग 55 करोड़ वोटर ने वोट दिया था, जिसमें से 26 करोड़ महिलाएं थी। 2019 में ये परसेंट और बढ़ जाता है, 62 करोड़ वोट पड़ते हैं देश में और उसमें से 30 करोड़ महिलाएं थी। और संभव है कि अब भी जो 2024 में आने वाले इलेक्शन में ये महिलाओं का परसेंट पुरुष से भी बढ़ जाए। विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, 23 विधानसभा चुनाव हुए अभी पिछले, उसमें से 17 में महिलाओं ने पुरुष से अधिक वोट डाले। तो ये जो फैक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं सरकारों को मजबूर करते हैं ये सोचने के लिए कि उनको फोकस करना चाहिए महिलाओं पे। महिलाएं लॉयल्टी में भी ज़्यादा होती है। अगर उनके लिए सरकार कोई स्कीम लाती है तो ज़रूर वो उसका एक पॉजिटिव फीडबैक भी देती है। ऐसा ही हुआ सी वोटर्स, जो एक एजेंसी है रिसर्च की, वो बताती है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा को महिलाओं के वोट ज़्यादा मिले, और ऐसा इसलिए क्योंकि कैश ट्रांसफर स्कीम थी महिलाओं के लिए, उनको सीधा ही कैश दिया गया था। जो अनपेड महिलाएं हैं, महिला क्या होती है, अनपेड वर्क करती हैं, जो बेरोजगार महिलाएं, अगर उनको सीधा ही कैश ट्रांसफ़र अगर कर दिया जाए तो एक तरह से हम उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं। और वैसे भी महिलाएं हैं, वो डिज़र्व करती हैं उनको जितना भी इस तरह से कैश ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, आज अभी इतनी बड़ी कोई क्रांति नहीं आई, भविष्य में ज़रूर ये क्रांति आएगी कि महिलाएं जो घर पे काम कर रही है उनके लिए क्या, और वो किसके एवज में काम कर रही है, उसका किसको फ़ायदा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि महिलाएं घर पे काम कर रही है इसका फ़ायदा वहाँ के पुरुषों को ही मिल रहा है। असल में ये फ़ायदा, महिलाएं जो काम कर रही हैं वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। कल्पना करो कि महिलाएं घर में काम करना बंद कर दें, तो घर में जितने भी बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली नागरिक के वेलफेयर की जिम्मेदारी, उनकी केयर की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नागरिकों की जिम्मेदारी सरकार की है, इसीलिए हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके लिए ये स्कीम्स होती है मनरेगा, जैसे कि उनको रोजगार दिया जा सके, उनको फूड सिक्योरिटी की स्कीम्स होती है कि उनको खाना दिया जा सके, उनको चिकित्सा दी जा सके, ये सब करना है। जहाँ पर भी अगर पेरेंट्स जो वृद्ध हैं, वृद्ध पेरेंट्स को लोग घर से निकाल देते हैं, तो उनके लिए सरकार बना रही है ना वृद्धाश्रम। बच्चों के लिए भी अनाथाश्रम है जो बच्चों के पेरेंट्स नहीं। तो इस तरह से अगर महिलाएं अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दें, उनकी देखभाल न करें, तो ये अल्टीमेटली बर्डन बन जाएगा सरकार पे। तो सरकार अगर महिलाओं के लिए अगर ऐसी स्कीम ला रही है तो ये बहुत ही थॉटफुल चीज़ है और बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसा करने से वो कुछ बहुत बड़ा उपकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं, देश की महिलाएं सरकारों के बदले में काम कर रही हैं। अगर महिलाएं जितनी जागरूक और अच्छे से अपनी ड्यूटी घर की कर रही हैं तो इसका मतलब है सरकारों पे बर्डन कम हो गया। और वैसे भी जीडीपी की हम बात करते हैं, जीडीपी में महिलाओं का जो काम है, घर पे किया जाने वाला काम कंसीडर नहीं होता है। जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद। मतलब किसी देश की सीमा में एक साल में जितने भी उत्पाद बनते हैं और जितनी भी सेवाएं प्रोड्यूस होती हैं, सेवाएं मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, बैंकिंग है, खाना खिला रहे हैं, रेस्टोरेंट है, होटल सर्विसेज है, इन सब के द्वारा जितने इनकी जो भी इनकम है, इसकी जो भी कॉस्ट है, उसको जोड़ दिया जाए तो वो जीडीपी होता है। लेकिन इसमें भी ये एक टेक्निकल ग्लिच है, वो ये कि महिलाएं जो घर पे काम करती हैं उसको जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर ये जीडीपी में काउंट होने लगे तो हमारे भारत से बड़ी इकोनॉमी कोई होगी नहीं, क्योंकि आप, और इनकी जीडीपी किस तरह से काउंट की जा सकती है? सपोज करो कि किसी घर में महिला नहीं है, तो वो वहाँ पर जो रोटी बन रही है उसके लिए वो जो कॉस्ट दे रहा है, वहाँ पे झाड़ू पोछा हाउसकीपिंग जो हो रही है उसके लिए जो कॉस्ट दे रहा है, उनके पेरेंट्स अगर घर में हैं उनकी सेवा के लिए अगर कोई नर्स आ रही है या कोई भी केयर टेकर आ रहा है उसको जो पेमेंट किया जा रहा है, बच्चे अगर हैं, बच्चों को क्रच में रखने पर जो हम 6 घंटे क्रच में रखते हैं, बच्चों की केयर के लिए जो डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको क्रच कहते हैं, वहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, तो 6 आवर के लिए हम जो पे करते हैं, तो आप 24 आवर में जो पे कर रहे हैं उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि बच्चों की केयर के लिए कितना पे किया जाना चाहिए।
रोटी बनाने के लिए, भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, सफाई के लिए, हाउस कीपिंग के जितने भी काम एक महिला सामान्यतः घर पे करती है और वो 24 आवर्स ड्यूटी पे होती है, 365 डेज ड्यूटी पे होती है। तो इस तरह से अगर इनके काम को मतलब मोनेटाइज किया जाए और उसको कैलकुलेट किया जाए तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये बात है जीडीपी की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हर अगर और इनको क्यों नहीं किया जाना चाहिए जीडीपी में काउंट। जो छोटा मोटा उत्पाद बन रहा है उसकी कीमत है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को कौन पैदा कर रहा है? महिलाएं जो गर्भवती होती हैं। तो एक तरह से वो जो उनका उत्पाद है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप उसको एक बच्चा भावनात्मक रूप से न लेकर एक उत्पाद के रूप में देखें तो वो मानव संसाधन है। मानव संसाधन को उत्पाद कर रही है महिला। तो इस वजह से उसकी एवज में उसको डेफिनेटली जीडीपी में काउंट किया जाना चाहिए, उनके कंट्रीब्यूशन को कंसीडर किया जाना चाहिए। और ऐसा न भी करे तो महिलाएं जो कर रही है वो इनडायरेक्टली देश के आउटपुट पे, देश की जीडीपी में को प्रभावित कर रहा है। अगर वो घर के काम नहीं करेंगे तो क्या जो पुरुष बाहर जाके काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, क्या वो अपना वही आउटपुट दे पाएगा अगर घर पे महिलाओं का उन्हें सहयोग न मिले? तो डेफिनेटली ये चर्चा का विषय है, बहुत ही गहरे मंथन का विषय है। तो दोस्तों इस खबर पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई, इसको अभी हम स्टॉप करके अगली खबर पे शिफ्ट होते हैं। अगली खबर है प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद राशिद का निधन। दोस्तों राशिद खान बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और क्लासिकल में ये रामपुर सहस्वान घराने से जुड़े हुए हैं। इनको पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया है और वैसे इन्हें बहुत सी गानों के लिए, बहुत सी इनकी क्रिएटिविटी के लिए, इनकी परफॉर्मेंस के लिए मैं जानता हूँ। लेकिन ये जनता में, आम जनता में जो पॉपुलर हुए वो जब वी मेट के गाना, जब आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों इनका निधन देश के लिए वास्तव में एक नुकसान है और ये भी यंग एज में, 55 की एज में वो एक्सपायर हुए। लेकिन इसमें जो न्यूज़ हमको समझनी है वो ये है कि इनका निधन हुआ कैसे। वो हुआ कैंसर से। कैंसर की कैपिटल बनती जा रही है इंडिया और बहुत से विश्व को कैंसर ने घेर रखा है। तो हम कैंसर क्या ये समझते हैं, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहते हैं। और ऐसा आजकल हमारे रहन सहन, खान पान और जो केमिकल विकिरणें, इनके प्रभाव से कैंसर आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें गैसियस कंटेंट है, जो ऐसे केमिकल्स हैं। जो हम खा रहे हैं वो सब्जियां भी हेल्दी नहीं है, उसको ऐसे केमिकल्स वाले पानी से पकाया गया है, पेस्टिसाइड मिले हुए हैं फ्रूट्स वगैरह में। जो हम खान पान हमारा बदल गया है, हमारी लाइफस्टाइल में जो परिवर्तन आए वो इस वजह से कैंसर हो रहा है। दोस्तों राशिद खान प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो हमारे मेल जेनाइटल्स, मतलब ये प्रोस्टेट है वो पुरुषों में होने वाली समस्या है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो यूरिथ्रा के चारों तरफ एक वॉलनट के आकार की होती है, अखरोट की साइज़ की होती है। अब ये अखरोट की जो साइज़ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है एज के साथ। 20 की उम्र में अखरोट जैसी होती है, फिर ये 40 की उम्र में और बड़ी हो जाती है एप्रीकोट जैसी, और फिर 60 की एज में ये नींबू संतरे जितनी। तो इस तरह से इसकी साइज़ बढ़ती रहती है और इसकी साइज़ में अनियंत्रित वृद्धि जब होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगती है, तो ये वृद्धि के साथ क्या करेगा, ये यूरिथ्रा पे प्रेशर डालेगा। यूरिथ्रा वो नली होती है जिसके द्वारा जो किडनी से यूरिन बनकर ब्लैडर में आया है और ब्लैडर से वो यूरिन है वो शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है, वो नली होती है, उसको यूरिथ्रा कहते हैं। तो इस यूरिथ्रा के दोनों तरफ ये प्रोस्टेट होती है। इसका काम जो स्पर्म वगैरह होते हैं उसको उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो उसको नरिश करने का काम है, ये काम करता है प्रोस्टेट जूस। तो ये इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना रोल है। लेकिन जब ये बढ़ जाती है तो ये प्रेशर डालती है। इस वजह से होगा क्या, जब भी कोई इंसान मिक्चुरेशन करेगा, पेशाब करेगा, तो उसको दर्द का एहसास होगा। स्टिंग जैसा किसी ने, मधुमक्खी ने काट लिया हो ऐसा दर्द होना, बहुत बार पेशाब करने में जलन, टॉयलेट आने का मतलब यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, अर्जेंसी बढ़ जाना, अचानक से आपको तेज पेशाब आने की फीलिंग होती है लेकिन उसमें यूरिन आउटपुट बहुत कम हो, तब भी ऐसा फील होता है। यूरिन के साथ ब्लड आना, तो ये इसके लक्षण हैं। ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए हमको बस यही लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। इसके बाद वाटर इनटेक, जो हमको पानी, बहुत सारे लोग पानी पीना अवॉइड करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मिनिमम कम से कम 5 से 6 ग्लास इतना पानी हमको ज़रूर पीना चाहिए। तो पानी पीना है। इसके बाद अगर पानी में नींबू पानी है तो वो और बेटर है, क्योंकि लेमन होता है वो एल्कलिक टेंडेंसी होती है और एल्कलिक जो मीडियम है वो इस तरह की चीज़ों को होने से और बचाता है। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। फ्रूट्स को इंक्लूड करना है डाइट में, नट्स होने चाहिए, होल ग्रेन खाना चाहिए। तो इस तरह से हम लाइफस्टाइल में परिवर्तन, अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होने से हम बचा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम तीसरी खबर पे जाते हैं। दोस्तों ये खबर है एडिटोरियल पर और खबर है नई पीढ़ी हमारे वर्क कल्चर को बदल रही है।
ये होना ही है। नई पीढ़ी है, नए एस्पिरेशन है, नई एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका लाइफ के लिए एक अलग नज़रिया है। तो और इस चीज़ को कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, और जब नहीं समझते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट पाते हैं वो अगली पीढ़ी को, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन बनती है। देखो, हर पीढ़ी के अपने एस्पिरेशंस हैं दोस्तों। जनरेशन जेड यानी 1997 से 2012 तक के बीच पैदा हुए लोग, उन क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने वो समय देखा ही नहीं जब इंटरनेट नहीं था। मतलब ये इंटरनेट के बाद पैदा हुई पीढ़ी है, और इनके लिए डिजिटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ये इनको मतलब पैदा होते ही इन्होंने यही देखा है कि उनके घर पर दूध आ रहा है डेनमार्क से, फ्रूट्स आ रहे हैं न्यूजीलैंड से। तो उनके लिए पूरा विश्व है, पूरा ग्लोब है, वो एक विलेज है। तो इनके लिए जो चिंता है वो ग्लोबल चिंता है। ये मतलब एक छोटी छोटी बात पर चिंता करने वाले लोग नहीं होंगे। और जो पिछली पीढ़ियां हैं उनके एस्पिरेशन डिफरेंट हैं। पिछली पीढ़ी मतलब वो लोग जो कि उस समय पैदा हुए जब हमारे देश में खाने की समस्या थी। खाना आता था अमेरिका से, जहाज लोड होते थे, गेहूं आता था, तब की जो जनरेशन है वो लोग कहीं जिमने का आता है या कहीं बाहर खाने का है तो वो उस पर एक्साइटेड हो जाते हैं। उनके लिए वो एक उपलब्धि है कि आज वो कहीं बाहर खाने जाएंगे। लेकिन यही चीज़ आप एक्सपेक्ट करो कि वो बच्चा 1997 में पैदा हुआ है वो भी आपकी तरह ही रिएक्ट करे, आपके जैसा बिहेव करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो फूड सिक्योरिटी के बाद का बच्चा है। मतलब उसने अपने फ्रीज को हमेशा भरा पाया है। और वो पहले वाली जनरेशन है जिन्होंने बनाना खाए, उसके पील को भी चम्मच से अच्छे से स्क्रैच करते हुए उसको खाया है। बनाना इस तरह से खाया है उन्होंने। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों यही कह रहे हैं हर्ष गोयनका, जो आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये स्टडी करवाई पूरे देश में और पाया कि ये जो लोग हैं उसके लिए सक्सेस के मायने अलग है, जीवन के मायने अलग हैं। ये वो जनरेशन नहीं है जो कि एक सामान्य पढ़ाई करेगी और अपना शादी करके घर बसाएगी, फिर एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में प्रमोशन के लिए जी हजूरी करती रहेगी। ये वो लोग नहीं। इन लोगों के लिए इनके डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है, लाइफ को देखने का नज़रिया अलग है। ये लोग यात्राएं करते हैं, दे लव टू ट्रैवल, दे एक्सप्लोर द वर्ल्ड। देश में विदेश में अलग अलग जगह पे घूमना पसंद कर रहे हैं। ये डिजिटल किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। ये लोग गैजेट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो इनके लिए ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अगले को लगेगा कि इसने 1 लाख का 1.5 लाख का फ़ोन ले लिया, इतना महंगा ये गजट ले लिया, तो अगले की जो एक्सपेक्टेशन है वो उसके टाइम पीरियड के हिसाब से, और इसके लिए ये सब करना बड़ी एक ईजी बात है। और ये चाहता भी यही है कि ये नहीं चाहता कि एक बड़ा मकान बनाऊं, उसके लिए मैं सालों पहले से तैयारी शुरू कर दूं, बचत करना शुरू कर दूं। अब ये लोग हैं, इनसे अगर आपको काम लेना है तो इनको इक्वलिटी चाहिए, इनको समानता चाहिए, इनको कोऑपरेशन चाहिए। इनको ऐसा बॉस नहीं चाहिए जो इनको रूल कर रहा हो, इनको आदेश दे रहा है। अगर आप इनसे काम कराना चाह रहे हो तो इनके साथ इस तरह से बिहेव किया जाए कि एक अच्छी टीम की तरह काम कर सके। अगर आप इनको बॉस बनकर काम करने जाओगे तो इनके हाथ में रेजिग्नेशन तैयार है। इनके लिए मैटर नहीं करता है जॉब, आप इनको जॉब खोने की धमकी नहीं दे सकते। अगर आपका एटीट्यूड में कहीं भी उनको ऐसी चीज़ लगेगी तो ये पहले ही जॉब छोड़ देंगे, आपका काम वहाँ बाधित हो जाएगा। तो वर्क कल्चर बदल रही है दोस्तों। तो हमको यहाँ पर इस एडिटोरियल से ये मैसेज लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को रोज़गार दे रहे हैं तब भी आपको समझना है कि रोज़गार देने के लिए भी आपको कैसा होना चाहिएगा, आप किस तरह से आज की जनरेशन से काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि उनकी एस्पिरेशंस डिफरेंट है। आप उनको ऐसा प्रलोभन दोगे कि आप उसका प्रमोशन कर दोगे, आप ऐसा कर लो, वैसा नहीं है। और जनरेशन जेड ऐसी नहीं है कि उनके लिए जनरली ये कहा जाता है कि आजकल के बच्चे निष्ठुर हैं। नहीं, ये स्वाभिमानी है और संवेदनशील भी हैं। ये छोटी छोटी बातों पर लोगों की हेल्प के लिए आगे आ जाते हैं। जबकि पिछली जनरेशन का लोग है वो थोड़ा सेल्फिश हो सकता है, लेकिन आज का बंदा ये जो है वो सेल्फिश भी नहीं है। इसकी मेंटलिटी इतनी ब्रॉड है कि इसके लिए आप धार्मिक कट्टरता की भावना इसमें भरना चाहोगे तब भी बड़ा मुश्किल से ऐसा कर पाओगे। इसके विचार बड़े ब्रॉड हैं। ये गणतंत्र में पैदा हुआ, जब गणतंत्र में मैच्योर हो गया, हमारा रिपब्लिक है काफ़ी मैच्योर हो गया, उस समय पैदा हुई जनरेशन है। इसमें विविधता के लिए भी सम्मान है, इसमें सहिष्णुता है। तो आप अगर इस जनरेशन से काम लेना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपको थोड़े इनको लिबर्टी देनी चाहिए, इनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, इनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इनके डिसीजन का सम्मान होना चाहिए, इनके डिसीजन के साथ एडजस्टमेंट का सेंस होना चाहिए। हम दूसरी जनरेशन की बात करते हैं, वो जनरेशन जो कि इनसे पहले थी उनको जनरेशन वाई कहा जाता है। जनरेशन वाई यानी 1980 से लगाकर 1997 तक के बच्चे। ये वो जनरेशन है जो मतलब एक तरह की हाइब्रिड कही जा सकती है। इससे पहले की जनरेशन एक्स है जो कि 1964 से लगाकर 1964 से 1980 तक की जनरेशन है। लेकिन ये वो जनरेशन है
जो जिनका वर्क कल्चर अलग है, जो ब्राइब देकर अपना काम निकलवा लेते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने पैसों की क्राइसिस देखी। जब अब ये पैसे देख रहे हैं तो इनके लिए पैसा सब कुछ है। मैंने एक आर्टिकल लिखा भी था, उसमें यही लिखा था कि जो पहले वाली जनरेशन है, जिनके पाँव भी छूते हो तो आपको वो आशीर्वाद भी पैसे के रूप में देते हैं, क्योंकि उनके लिए उस चीज़ की अहमियत है, उन्होंने उस चीज़ के लिए संघर्ष किया है। जो इंसान जिस चीज़ के लिए संघर्ष करता है या एक परेशानी देखता है तो उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो जनरेशन जेड के लिए ये सब चीज़ें नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, जनरेशन गैप यही है ना कि हर जनरेशन के लिए उसकी अलग चैलेंजेस हैं, अलग वैल्यूज़ हैं, उस वैल्यू के हिसाब से काम करता है। आज के बच्चे को अगर आप काम करवाना चाह रहे हो तो आप उसको दबा कर नहीं कर सकते, उसके साथ तालमेल बिठाकर ही आप उससे काम ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये डिफ़िकल्ट होगा किसी भी एम्प्लॉयर के लिए। तो ये जनरेशन्स का जो एक गैप है, जनरेशन की जो एक साइकोलॉजी है, उसको समझना है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। दोस्तों, आज बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, छोटी मोटी और भी खबरें हैं, क्योंकि आज हमने डिस्कशन थोड़ा डीप में किया है तो आर्टिकल बड़ा हो चुका है, इसलिए और खबरों को नहीं लिया जा रहा है। बाकी की चीज़ें हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।